आदरणीय श्री शरद यादव जी, आदरणीय श्री सीताराम येचुरी जी, श्री प्रवीण खंडेलवाल जी और देश भर से आए हुए व्यवसायिक मित्रों, आज संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ हुआ है और सारे देश की अपेक्षा ये है कि जो प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे हैं उसकी चर्चा तुरंत संसद के अंदर आरंभ हो जाएगी। उसमें बचा है। मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि ये सत्र न चले और इसीलिए सरकार ने एक नए प्रकार के तर्क का निर्माण किया है कि सरकार की किसी नीति के ऊपर संसद में वोट नहीं। शायद दुनिया के किसी लोकतंत्र में और संसदीय लोकतंत्र में यह तर्क पहली बार दिया गया है। लोकतंत्र आंकड़ों का खेल होता है और जिस कानून या जिस नीति के पक्ष में आंकड़ा ज्यादा होता है वो लागू होती है। बहुमत जिसको स्वीकार नहीं करता वो किसी भी लोकतंत्र में लागू नहीं हो सकता। और इसलिए ये कहना कि दुनिया के सबसे बड़े संसदीय लोकतंत्र में वोट नहीं हो सकता, केवल बहस हो सकती है, शायद इतना बेबुनियादी तर्क आज तक किसी लोकतंत्र में नहीं है। वोटिंग इज एलियन टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यह समझ में ना आने वाला तर्क है। और संसद का सत्र आरंभ होने से पहले 2 दिन पहले वाणिज्य मंत्री श्री आनंद शर्मा ने कहा कि खुदरा व्यापार में एफडीआई लाना ये पक्की और पुख्ता नीति है। एफडीआई इन रिटेल इज कास्ट इन स्टोन, ये शब्द था उनका। कोई भी नीति ऐसी नहीं होती जिसमें परिवर्तन ना होता है। कोई कानून भी नहीं ऐसा होता जो परिवर्तित ना हो जाए। इवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट कास्ट इन स्टोन। संविधान में भी 125 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन न जाने इस सरकार के ऊपर क्या मजबूरी है कि खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी लाना, कौन सा दबाव इनके ऊपर है कि ना तो उसके ऊपर वोट करवाएंगे और पत्थर की लकीर लिख दी है, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। संसद चाहे ना चाहे, देश चाहे ना चाहे। आप देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा देखिए। केवल 18% लोग इस देश में वो हैं जिनके पास व्यवस्थित रोजगार है। 30% लोग या कैजुअल लेबर हैं, बेरोजगार हैं। इस देश के 51% लोग वो हैं जो स्वयं को रोजगार देते हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कृषि क्षेत्र का है और कृषि के बाद दूसरे नंबर पे कोई है तो वो खुदरा व्यापार माना जाता है। किसी गांव में, किसी छोटे शहर में किसी को काम न मिला तो जिनका जिक्र शरद जी कर रहे थे, उसने अपना काम शुरू कर दिया। लगभग 4 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से इसके साथ जुड़े हुए हैं और अगर एक परिवार की संख्या 4 या 5 गिन ली जाए तो 15% से ज्यादा इस देश की जनसंख्या इसके ऊपर निर्भर है। अब इस देश की अर्थव्यवस्था पे इसका इतना असर पड़ता है, इसलिए पूर्ण रूप से इस पे चर्चा हो, एक मत हो, एक आम राय हो।
पिछले साल जब सरकार ये नीति लाई थी नवंबर 2011 में और इसका देशव्यापी विरोध हुआ, तो 7 दिसंबर को 2011 को संसद के दोनों सत्रों में लोकसभा में उस वक्त के वित्त मंत्री और राज्यसभा में वाणिज्य मंत्री दोनों ने अपना वक्तव्य दिया कि जब सभी स्टेक होल्डर से जिन का इसमें स्वार्थ जुड़ा हुआ है, जिनका हित जुड़ा हुआ है, उनसे चर्चा ना हो जाए और एक राय ना बन जाए। जो शब्द अंग्रेजी में प्रयोग किया, कंसेंसस एंड कंसल्टेशन। कंसेंसस एक राय और कंसल्टेशन चर्चा करना, तब तक इस नीति को लागू नहीं किया जाएगा। तो खड़े होकर संसद में येचुरी जी ने और मैंने पूछा कि ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसकी परिभाषा क्या है, किस किस से चर्चा करोगे? तो सभी राजनीतिक दलों से करेंगे और सभी राज्य सरकारों से करेंगे। किसी को पत्र तक नहीं लिखा, किसी से टेलीफोन के ऊपर भी बात की हो, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक जिद थी, इसको ले आना है। जो संसद को आश्वासन दिया था उसको तोड़ना है। और अब ये पत्थर पे लकीर लिखी गई किस कास्ट इन स्टोन, और इस पे वोट भी नहीं होने देंगे। शायद कोई अजूबा ही है कोई सरकार के ऊपर जो दबाव काम कर रहा है। मैंने अभी आंकड़ा आपके सामने दिया, कितने करोड़ लोग हैं जिन पे प्रत्यक्ष रूप से असर पड़ता है। अब देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या असर पड़ता है? खंडेलवाल जी, आप लोग मानते हैं कि व्यापारी पे असर पड़ेगा। जो व्यापारी के ऊपर असर पड़ेगा, उससे भी पहले जो सबसे पहला असर पड़ता है, और दुनिया के जिन देशों के अंदर खुदरा व्यापार लाया गया, उस देश का जो उत्पादन का क्षेत्र होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, उसके ऊपर। खुदरा व्यापार का एक सिद्धांत है कि जो स्थानीय खुदरा व्यापारी होता है वो स्थानीय सामान अधिक खरीदता है और उसको अपनी दुकान पर बेचता है। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरनेशनल रिटेल होता है वो इस सिद्धांत पे काम करता है कि जहां सबसे सस्ता सामान मिलेगा, मैं वहां से खरीद कर लाऊंगा और उसको दुनिया भर के अंदर उनकी सप्लाई चेन बनी होती है, वो बेचता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की ताकत का एक पैमाना होता है कि क्या कमीज और जूता जो उस देश के अंदर पैदावार जिसकी हुई हो, लोग वो पहनते हैं या बाहर से लाते हैं। अगर कमीज, पतलून, कुर्ता भी बाहर से लाने लग पड़े तो इसका मतलब आपके देश में उद्योग चल नहीं सकता। भारत तो छोड़िए, अमेरिका में जब से ये स्ट्रक्चर्ड रिटेल आया था, सबसे अधिक गिरावट नौकरियों में अगर हुई तो उनके उत्पादन क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो जितने छोटे उद्योग हैं जो पैदावार करते हैं और स्थानीय व्यापारी उनका माल बेचता है, वो अब नहीं बिकेगा। इंटरनेशनल रिटेल बाहर से सामान लाता है जहां सबसे सस्ता मिलेगा, और स्वाभाविक है कि चाइना की ब्याज दर कम है, वहां बिजली की कीमत कम है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, वहां के मजदूरों के संबंधित कानून विभिन्न है, और पूरी दुनिया में एक लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब उनको माना जाता है, और इसलिए सामान उनका बिकेगा इन स्टोर में। तो मैं तो बार बार ये कह चुका हूं कि ये स्टोर अमेरिकन और यूरोपियंस के होंगे, सामान चाइना का होगा, और भारत सिर्फ सेल्स बॉयज और सेल गर्ल्स का देश होगा।